नवम कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश 5 अगस्त 2026 को जारी हुआ है। हालांकि काफ़ी लोगों ने अलग अलग वीडियो में या व्हाट्सएप वगैरह पर देख लिया होगा, लेकिन आज मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा और इस जो परिपत्र जारी हुआ है इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा कि इसकी पालना कैसे की जाएगी और अगर कोई साथी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए इसको कैसे अगर आप अपनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। शायद ही किसी साथी ने वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हो, सिर्फ ज़्यादातर जो है परिपत्र के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैं जानकारी के साथ में पूरा प्रोसेस आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आप में से कोई या आपके आसपास में से कोई भी ऐसा कार्मिक है जो 1/1/2004 में या उसके बाद में नियुक्त हुआ हो और 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हो चुके हों, क्योंकि ये उनके लिए लागू है जिनके लिए पहले एनपीएस लागू थी। अब वो अगर एनपीएस में थे और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना अपनाना चाहते हैं और 31/3/2022 तक रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए ये पूरा प्रोसेस है। और उनको अगर ओपीएस ऑप्ट करना है यानी ओपीएस अगर चाहिए तो तारीख भी अंतिम दी हुई है। पहले जो आदेश जारी थे उसमें तारीख नहीं थी, लेकिन इसमें तारीख का भी मेंशन किया हुआ है, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसका जो विषय है, राजकीय सेवा में 1/1/2004 या उसके पश्चात जो भी नियुक्त कार्मिक है उन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी जो एनपीएस थी, न्यू पेंशन स्कीम, उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू किए जाने के फलस्वरूप 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को 1/4/2022 से, क्योंकि राजस्थान में 1/4/2022 से जो नया पेंशन विकल्प लागू हो यानी ओपीएस लागू हुई है, तो उसके अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के बाबत में, यानी जो कर्मचारी 1/1/2004 को लगे थे और 31/3/2022 तक अगर सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए है। अब उनको क्या करना पड़ेगा अगर मान लो आप पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए एक पहले भी अधिसूचना जारी की गई थी 19/5/2022 और उसके बाद में 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त जो भी कार्मिक है उनको एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पूर्ण राशि, जो भी एनपीएस में राशि प्राप्त हुई है वो मैं ब्याज के जीपीएफ की तत्समय प्रचलित दरों के समान रहेगी और जमा कराए जाने की शर्त पर, यानी जो भी राशि जीपीएफ में आई थी उसको जमा कराना पड़ेगा। नई जो पेंशन जो पुरानी पेंशन योजना यानी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 का नियमानुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन जो सूचना जारी की गई थी, अधिसूचना जारी की थी, उसमें अंतिम तारीख का विकल्प नहीं था कि किस तारीख तक ये आप कर सकते हैं। अब राज्य सरकार ने आदेश निकाल कर इसके लिए अंतिम तारीख निर्धारित की है। तो वो क्या है, पहले मैं बता दूं कि उक्त विषय का समुचित परीक्षण कर निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1/1/2004 या उसके पश्चात जो भी कार्मिक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, क्योंकि 31/3/22 के बाद में यानी 1 अप्रैल 22 से तो वापस सरकार ने ओपीएस लागू कर दिए, लेकिन इस दौरान अगर कोई रिटायर्ड हुए हैं तो उनको जो भी नियम है उनकी शर्तों पे 1/4/2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया, यानी ओल्ड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया, और जिसकी अंतिम अवधि निर्धारित की गई है 30/9/2026। यानी ऐसे कार्मिक जो 1/1/2004 को नियुक्त हुए थे या उसके बाद में नियुक्त हुए थे और 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अगर वो ओपीएस के अंतर्गत पेंशन लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए 30/9/2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि की समाप्ति के पश्चात ये विकल्प नहीं रहेगा, यानी उसके बाद में कोई इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा, कोई आवेदन नहीं कर सकते। तो ये तो आपको पता है, सभी ने आपको बता दिया होगा, कई तरह के वीडियो भी आ गए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है। तो इसके लिए 2 सर्कुलर जारी हुए हैं। एक तो निदेशालय राज्य बीमा प्राधिकरण निधि विभाग की तरफ से परिपत्र 1 12/6/2026 को और एक दूसरा राज्य बीमा प्राधिकरण निधि विभाग की तरफ से परिपत्र 2 ये 27/1/2025 को जारी हुआ था। अब इसमें पूरा डिटेल में बताया कि आपको अगर पुरानी पेंशन योजना लागू है, आप ऑप्ट करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये परिपत्र 2 है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें दिशा निर्देश जो प्रदान किए गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम में योजना को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला कार्यालय द्वारा चाहे जा रहे मार्गदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब क्या क्या दिशा निर्देश है कि जो कार्मिक दिनांक 1/4/2022 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी 1/1/2004 के बाद में लगे थे और 22 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन प्रकरणों में यदि ओपीएस का लाभ लिया जाना है तो उन कार्मिकों के लिए एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त सकल कॉर्पोरेट राशि, जो यानी एनपीएस की जो राशि उनको मिली है, क्योंकि सेवानिवृत्त हो गए तो लगभग मिल गई होगी, जिसमें 60% एक मुश्त राशि, क्योंकि 40% तो जो भी है उसके बाद में, प्लस पेंशन धन का 40% वार्षिकी सहित अथवा 20% एक मुश्त राशि और पेंशन धन का 80% वार्षिकी सहित
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में। यानी एक तो नॉर्मल जो रिटायर्ड हुए उनमें 60% एकमुश्त राशि और पेंशन का 40%, और अगर मान लो स्वैच्छिक हुए हैं तो उनको 20% एकमुश्त राशि और पेंशन धन का 80% वार्षिक, ये जो है प्राप्त होने की दिनांक से, जिस दिन से प्राप्त हुए, राजकोष में जमा कराए जाने की दिनांक तक सामान्य प्रावधाय निधि के खाते पर प्रचलित ब्याज की दर से सहित राजकोष का जो बजट है, जिसमें 0071, 01, 800, 0401 में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। यानी जो आपको एनपीएस की राशि मिली है उसको आपको जमा कराना पड़ेगा, तभी आपको ओपीएस का फायदा मिलेगा। अब इसमें करना क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो दिनांक 1/4/2022 से पूर्व के प्रकरणों के संबंध में संबंधित कार्मिकों द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पे, क्योंकि अभी आप जैसे एनपीएस का अगर आप डाटा देखना चाहें तो कितनी आपकी जमा हुई थी, क्योंकि अब तो ओपीएस लागू हो चुके हैं, लेकिन जिनके भी एनपीएस में अकाउंट था और 1/1/2004 के बाद लगे हुए थे, उनके लिए एनएसडीएल पोर्टल पे जा करके अपनी जो भी आप अमाउंट वगैरह सारा चेक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एनपीएस पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने पर विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा स्वैच्छिक या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरणों में यदि कार्मिक ओपीएस लेना चाहता है, यानी जैसे रिटायर्ड हो गए लेकिन अभी भी उनके पास एक ऑप्शन दिया है ओपीएस लेना चाहते हैं, तो 19/5/2022 की अधिसूचना के अनुसार कार्मिक की समस्त समेकित धन पेंशन धनराशि जो उनको मिली थी ओपीएस के तहत, वो राज्य के राजस्व मद में जमा होगी। ये जो राजकोष का बजट है इसमें जमा होगी, और यदि किसी अंशदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से जमा कराई गई है तो भी ये राशि राजस्व मद में अधिसूचना के अनुसार जमा होगी। और दिनांक 1/4/2022 से इसके बाद के प्रकरणों में, यानी उसके बाद तो वैसे भी ओपीएस लागू हुई, लेकिन उसके बाद के प्रकरणों में अंशदान के अतिरिक्त अंशदान जमा कराने को निजी अंशदान मानते हुए उक्त राशि को भी उपरोक्त अनुसार जीपीएफ की समय समय पर प्रचलित ब्याज दर से ब्याज लगाकर एक मुश्त लौटाया जा सकेगा। यानी जो भी एनपीएस के तहत उनको अगर राशि मिली है वो वापस जीपीएफ खाते में या राजकोष में जमा करानी पड़ेगी, तभी उनको ओल्ड पेंशन का फायदा मिलेगा। इसके अलावा ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 1/4/2022 या इसके बाद हुई है, यानी जब ओपीएस लागू हो गए, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना 19/5/2022 के अनुसार एनपीएस के स्थान पर ओपीएस ही दे होगी। यानी 1/4/2022 उसके बाद में तो ओपीएस है, लेकिन 1/4/2022 से पहले यानी 31 मार्च 2022 तक जो सेवानिवृत्त हुए उनके लिए जो ये वापस लेटर जारी हुआ है। और इसी अधिसूचना के क्रम में मृत्यु, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या प्रक्रिया होगी कि मृत्यु के प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 19/5/2022 के अनुसरण में मृतक कार्मिक के प्राण खाते में एनपीएस की सकल जो कॉर्पोरेट राशि है वो डीटीओ यानी जिला अधिकारी के एनपीएस खाते में प्राप्त होगी। अगर मान लो किसी कार्मिक की डेथ हो जाती है और उससे उसके अंशदान की राशि को आरपीएमएफ या आरजीएसएस के पेटे में नियत राशि और पूर्व में आहरित एनपीएस राशि यदि कोई हो तो समायोजित करते हुए जीपीएफ की समय समय पर प्रचलित दर के साथ में देय जो राशि है मृतक कार्मिक के मनोनीत या दावेदार को भुगतान किया जाएगा। और आरजीएसएस या आरपीएमएफ है उससे संबंधित जो भी कटौती है उसको जो बजट एड है 8342000120 और 69 में, और शेष जो पेंशन राशि है वो पेंशन विभाग के बजट मद जो है 007101 800 में जमा कराने का दायित्व है वो जिला कार्यालय को होगा। तो ये तो डेथ की स्थिति में है। और उसके बाद में कार्मिक की मृत्यु के उपरांत जो भी दावे हैं उसमें पेंशन बजट में जो राशि स्थानांतरण से पूर्व जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कर लेवें कि मृतक कार्मिक के दावेदार या मनोनीत पेंशन योग्य है अथवा नहीं। इस हेतु जिलाधिकारी मृतक कार्मिक के आहरण वितरण अधिकारी से उक्त संबंध में सूचना प्राप्त कर लेवें, और कोई भी दावेदार या मनोनीत पारिवारिक पेंशन योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में दावेदार मनोनीत को एनपीएस में सकल जो कॉर्पोरेट है उसका एक मुश्त भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो हो गया। अब जो सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में वित्त विभाग की अधिसूचना 19/5/2022 के अनुसार कार्मिक की सकल समेकित पेंशन धनराशि राज्य के राजस्व मद में जमा होगी, जो कि बजट हेड में जमा होनी है, किंतु पीएफआरडीए द्वारा राज्य के एनपीएस संस्थातों की सकल कॉर्पोरेट राशि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में जमा नहीं कराई गई है। अतः अधिसूचना 19/5/2022 के अनुसरण में कार्मिक के प्राण खाते में जमा सकल कॉर्पोरेट राशि में से उसके निजी अंशदान की गणना कर आरपीएमएफ और आरजीएसएस के पेटे नियत जो भी राशि है और पूर्व में आहरित एनपीएस राशि को समायोजित करते हुए जीपीएफ की समय समय पर प्रचलित दर से जो भी ब्याज है उसको करते हुए राशि को समायोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपको ओपीएस का फायदा लेना है और आप एनपीएस में 1/1/2004 के बाद में नियुक्त हैं और 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो एनपीएस में जो राशि आपको मिली है वो आपको वापस जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा जो आरजीएसएस या जो उसके संबंधित जो भी कटौती बनती है
वो भी आपको जमा करानी पड़ेगी, तभी आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। और मैं एक उदाहरण भी आपको कोशिश करूंगा। एक कार्मिक ने जो दिया था, या एक कार्मिक के लिए इस तरह की जो परिस्थिति थी, वो अब इसमें जैसे संबंधित कार्मिक की एनएसडीएल सीआरए पोर्टल पर जाकर के ये राशि वगैरह है वो की प्रविष्टि एसआईपीएफ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाएगी, यानी वहाँ से गणना होकर के ये होगा। और जिसमें क्या क्या होगा, तो आरसीए में उपलब्ध सकल कॉर्पस जो राशि है उसमें आरसीए द्वारा भुगतान योग्य राशि और एनटीटी को रोकी हुई राशि सभी सम्मिलित है। कार्मिक का स्वयं का अंशदान में जीपीएफ दर से ब्याज, जिसमें से आरपीएमएफ, आरजीएसएस एवं विड्रॉल को कम करते हुए जो भी राशि बनेगी वो आपको जमा करानी पड़ेगी। इस तरीके से इस राशि उसका समायोजन होकर के सेवानिवृत्ति पे, ग्रेचुटी, लीव इनकेशमेंट आदि में किया जाएगा। तो ये पूरे प्रकरण है वो एनएसडीएल और उससे संबंधित है। अब इसमें मैं कोशिश करता हूँ, एक अगर कार्मिक ने जो ये काम किया है उनके लिए उनका अगर कोई डिटेल्स है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो 1 मिनट में आपको बताता हूँ। उसके बाद में ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि सीधी सी बात है कि राज्य सरकार ने जो लेटेस्ट आदेश जारी किया है इसमें लास्ट तारीख घोषित कर दी है। बाकी ये आदेश पहले भी जारी हो चुका है। राज्य सरकार के कर्मचारी है जो ओपीएस में थे, वो एनपीएस में थे, वो ओपीएस में भाग ले सकते हैं अगर वो भी 31/3/2022 तक रिटायर्ड हुए हैं। लेकिन उनको सीधी सी बात है कि एनपीएस में जो भी राशि प्राप्त हुई है वो वापस सरकार के राजकोष में जमा करानी पड़ेगी। तो एक मैं कोशिश करता हूँ अगर एक कार्मिक के ये जो प्रकरण है उसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर अब भी इसमें या कोई भी आपके आसपास के लोग हैं वो अगर ओपीएस लेना चाहते हैं और वो 31/3/2022 तक अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें ये इस तरीके का फॉर्म होगा। कार्यालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग और वित्त विभाग की जो अधिसूचना है 19/5/2022 की पालना में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के स्थान पे ओपीएस लागू किए जाने के फलस्वरूप कार्मिक द्वारा किए गए भुगतान का प्रमाण पत्र, और ये प्रकरण है वो ये जो 1/4/2022 के पश्चात मृत्यु या सेवानिवृत्त प्रकरणों के लिए मान्य रहेगा। अब इसमें अंशदाता का नाम वगैरह ये सारा जाएगा, कब नियुक्ति हुई। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि प्रथम कटौती दिनांक से सेवा समाप्ति तक या मृत्यु तक दिनांक में एनपीएस में कितनी राशि जमा हुई, कर्मचारी का योगदान कितना हुआ, राजकीय अंशदान कितना हुआ और प्रतिफल फुल कॉर्पस राशि ये आपको वो एनएसडीएल पोर्टल से मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद में समायोजन योग्य राशि, सीआरए से प्राप्त कुल कितनी निधि है, अधिकारी कर्मचारी का अंशदान कितना है, कर्मचारी का द्वारा पूर्व में आहरित एनएसडीएल से अगर कोई राशि है तो वो मेंशन करनी पड़ेगी। आरपीएमएफ या आरजीएसएस के संबंध में कितनी कटौती होनी चाहिए थी वो यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में कर्मचारी दावेदार को देय अंशदान में ब्याज कितना होगा और पेंशन विभाग को देय कितना होगा, यानी जो ये राशि बनेगी पेंशन विभाग को, ये राशि कर्मचारी को पेंशन विभाग को सपूर्द करनी पड़ेगी यानी देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में राजस्व मद में स्थानांतरित राशि के विवरण, जिसमें राजस्व मद में स्थानांतरित राशि जो होगी वो राशि कितनी होगी जीआरएन नंबर के साथ में। और इस तरीके से ये प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी की एनपीएस की समस्त कटौतियों की जांच और मिलान कर दिया गया है और उसके बाद में भुगतान कर दिया गया और राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के स्तर पर बकाया नहीं है। इस तरह का प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद में ही उनको ओल्ड पेंशन है वो लागू होगी। अब इसमें गणना पत्र कॉलम नंबर 10 और जीआरएन की प्रति वो भी साथ में लगानी पड़ेगी। इसके अलावा ये सहमति पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैंप है, इस तरीके से सहमति पत्र देना पड़ेगा कि मैं सहमत हूँ कि मैं ओपीएस में आना चाहता हूँ, एनपीएस के स्थान पे ओपीएस में आना चाहता हूँ। अब मैं एक कार्मिक द्वारा भरा हुआ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म जो फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था, इस फॉर्म को तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये एक फॉर्म है, कार्यालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की तरफ से, ये जिला लेवल से फॉर्म होगा एसएपीएफ कार्यालय से। अब इसमें आपके जो भी कार्मिक का नाम है वो सारा डिटेल्स आ जाएगी, पद विभाग वगैरह। अब यहाँ से बात शुरू करेंगे। तो यहाँ जो अभी मैंने आपको कॉलम बताए थे, इसमें पहला है कि जमा योग्य भुगतान जमा या भुगतान योग्य राशि, जिसमें कर्मचारी का अंशदान कितना था 4,68,000, उसके बाद में राजकीय अंशदान कितना था लगभग सेम था, प्रतिफल यानी दोनों का जोड़ कितना हुआ, उसके बाद में कुल कॉर्पोरेट राशि कितनी हुई, तो ये जो राशि हुई ये हो गई। अब इसके बाद में सीआरए से प्राप्त कुल निधि ये टोटल ये आ जाएगा। उसके बाद में कर्मचारी का अंशदान इसमें से कितना था, तो ये इसमें से कर्मचारी का अंशदान आ गया। और कर्मचारी द्वारा अगर पूर्व में कोई आहरित की है एनएसडीएल से राशि तो वो आ जाएगी, अन्यथा शून्य अगर नहीं की तो। उसके बाद में आरपीएमएफ आरजीएस की जो राशि कैलकुलेटेड करके कि अगर मान लो कर्मचारी ओपीएस में होता तो उसकी आरजीएस की कटौती कितनी होती, वो राशि यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे। उसके बाद में कर्मचारी को देय अंशदान में ब्याज कितना मिलना चाहिए और पेंशन विभाग को कितना मिलना चाहिए। ये जो टोटल राशि थी उसमें से ये तो आरजीएस में कट जाएगी, ये कर्मचारी को मिल जाएगी और ये पेंशन विभाग को देय होगी। यानी ये जो राशि है ये वापस जो मैंने आपको बजट ऐड बताया था उसमें आपको राजकोष में जमा करानी पड़ेगी। और पेंशन मद
ये जो है पेंशन मद, यही जो पेंशन मद है जिसमें 00710180000401, यानी इस पेंशन मद में ये जो राशि है 10,98,000 ये की ये राशि यहाँ जमा होगी और GRN नंबर यहाँ हो जाएंगे। किस मतलब GRN से आप जमा करा रहे हैं, यानी साल ऑनलाइन आपको जमा करानी पड़ेगी। और उसके बाद में राशि हस्तांतरण की तारीख, किस तारीख को जमा कर रहे हैं, इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब इसके बाद में प्रमाणित किया जाता है कि ये सारा आपके जो जिला संयुक्त निदेशक राज्य बीमा प्राधिनिधि विभाग की तरफ से इनका एक लेटर जारी हुआ। इसके बाद में ये NSDL का एक स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जिसको जो भी जिला अधिकारी है वो वेरीफाई करेंगे। यहाँ से इस तरीके से ये NSDL का है जिसमें कितनी राशि कर्मचारी की बनती थी, या उसके बाद में कर्मचारी का अनुदान कितना था, राज्य सरकार का कितना है, और ये सारा NSDL पोर्टल से अपने आप आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में ट्रांजैक्शन डेट है, कितने तारीख को विड्रॉल क्या किया वगैरह सब, ये भी आपको रिटायर्ड, ये इसके अलावा ये इस तरीके से जो पूरा स्टेटमेंट है एक तरह से स्टेट इंश्योरेंस फंड का, यानी इस तरीके से स्टेटमेंट होगा इस NSDL का पूरा बैलेंस की, कितना इंटरेस्ट जमा हुआ, कितना कार्मिक की अंशदान कितना हुआ, इस तरीके से इसको भी जिला अधिकारी वेरीफाई करेंगे। और ये पूरा उसके बाद में इस तरीके से चालान बनेगा। ये चालान भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि चालान इस तरीके से बनेगा, और ये GRN नंबर है ये आपको उसमें नोट करने पड़ेंगे। और इस तरीके से ये जो बजट हेड था 834200120690 RGSS का, तो ये राशि तो आपके RGSS में जमा होगी। इसके अलावा पेंशन फंड में जो राशि है वो जैसे 00710180000401 केंद्रीय विलेख और एजेंसी से, यानी जो पेंशन अकाउंट में ये राशि जमा हो रही है। तो इस तरीके से दोनों राशि का चालान बना करके जमा कराने के बाद में यहाँ से इस तरीके से जिला लेवल से वेरीफाई होने के बाद ये काम होगा। और जो साथी अभी कुछ दिनों में रिटायर्ड होने वाले हैं या आगामी दिनों में रिटायर्ड होंगे, और जो अभी तक OPS में थे, यानी जिन्होंने 1/1/2004 के बाद में नियुक्त हुए थे, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उन सभी को इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी उनका NPS का जो अमाउंट है वो उनको कुछ मिलेगा, कुछ परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, कुछ उनका RGSS के रूप में वापस चालान बना के जमा कराना पड़ेगा, और OPS के लिए आपको वापस उसी खाते में राजकोष में जमा कराना पड़ेगा। ये पूरी डिटेल्स से कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पूरा एक अलग से इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। वीडियो लंबा जरूर हुआ है, और बार बार कई लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। बाकी सामान्य जानकारी जो आपको PDF के रूप में कोई भी बता देता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पूरी डिटेल आपको बताऊँ कि ये क्या मैटर है और इसके बारे में कैसे आप करेंगे। और ख़ास करके 1/1/2004 के बाद में जो भी नियुक्त कार्मिक है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप जब भी सेवानिवृत्त होंगे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी OPS है वो मिलेगी, जिसमें ये कर्मचारी का अंशदान, राजकीय अंशदान वगैरह, इस तरीके से RGSS की राशि वगैरह है, ये सारी आपको चालान के रूप में जमा करानी पड़ेगी, तभी आपको NPS का पेमेंट है वो मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।